नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं राखी गढ़ी में मिले डीएनए के जो अवशेष हैं उनका विश्लेषण करके जो उनका निष्कर्ष निकाला गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो अभी हाल ही में क्या है, एनसीईआरटी ने हड़प्पा के हिसार में जो राखी गढ़ी है, जो हड़प्पा सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है, वहाँ पर कुछ मानव के कंकालों के अवशेष उन्हें मिले, जिनका उन्होंने विश्लेषण के बाद जो निष्कर्ष निकाला उसे उन्होंने स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ने का प्रस्ताव अभी रखा है। तो देखिए यहाँ पे यही बताया कि हरियाणा के राखी गढ़ी के जो अवशेष मिले हैं उनका जो वो विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला है उन्हें पाठ्य पुस्तक में जोड़ने का जो है प्रस्ताव किया है हमारी एनसीईआरटी ने। तो कहाँ पर इसे जोड़ा जाएगा, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कक्षा 12 का जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है भारत के इतिहास में विषय वस्तु भाग 1, इसके एक अध्याय में जिसका नाम है ईंटें मोती और हड्डियां हड़प्पा सभ्यता, इस अध्याय में जो है इसे जोड़ा जाएगा। एनसीईआरटी ने कहा है कि जो अभी हाल ही में उत्खनन हुआ था 9वीं बार राखी गढ़ी की साइट का, तो वहाँ पर मानव के कुछ कंकाल मिले जिनमें डीएनए के अवशेष मिले, उनका अध्ययन किया गया और अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकला उसे मुद्रित त्रिवेदी जी ने बताया और उन्होंने ये कहा कि जो हड़प्पा वासी हैं, हड़प्पा वासियों की जो आनुवांशिक जड़ें हैं वो तकरीबन 10,000 ईसा पूर्व तक हैं। अगर हम ये कहें कि हड़प्पा वासी जो है 10,000 ईसा पूर्व भी निवास करते थे तो यह गलत नहीं होगा। अब देखिए इसको हम कैसे समझते हैं, आनुवांशिक की जड़ें, या हमें ये कैसे पता लग रहा है कि ये इतने पुराने हैं, इतने ईसा पूर्व तक इनकी जड़ें हैं। जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रांसफ़र होता है तो उसमें बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि अगर मान लीजिए एक बच्चा है और दो कपल हैं, वो दावा कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है, दोनों अलग अलग कपल हैं, दोनों ही दावा कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है। तो क्या होता है कि डीएनए की टेस्टिंग की जाती है। डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से ये पता लग जाता है कि इस बच्चे के पेरेंट्स कौन हैं। अब उसमें होता क्या है कि जो बच्चा है और जो पेरेंट्स हैं उनका डीएनए काफ़ी हद तक सेम होता है, बस माइनर से चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आ रही है कि अब जो हमारी हमारी दक्षिण एशिया की आबादी है उसका ये कहा जा रहा है कि अधिकांश जो हिस्सा है वो जो है वंशज है हड़प्पा के वासियों का। ये इन्होंने जो डीएनए अभी पूरा विश्लेषण करा है, डीएनए विश्लेषण से इन्होंने ये सारी जानकारी हमें दी हैं। अब इससे होगा क्या, इससे ये हुआ है कि भारत में जो बड़े पैमाने पर आर्य प्रवास के विचार थे कि जब आर्यों का आगमन हुआ, उनकी जो थ्योरी थी आगमन की कि जब वो आए तो जो पुरानी जो सभ्यता थी, सभी सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता थी वो सब नष्ट हो गई थी। उन पे एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है, उनको एक चुनौती दी गई है कि क्या वह सही हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो शोधकर्ता हैं हमारे पुणे के जो शोध डेक्कन कॉलेज, डीड यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि हैदराबाद में है, और द हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज, इन सब के सहयोग से ये शोध किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो हड़प्पा के लोग थे उनके पास एकल और पृथक आनुवांशिक वंशावली नहीं थी, मतलब वो सिर्फ एक ही वंश की वंशावली नहीं थी, उनकी जो आनुवांशिक संरचना थी उसमें एक ही वंश नहीं था। ऐसा क्यों वो कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय वंश थे उनके साथ उनके आनुवांशिक संरचना मिलती है, साथ ही साथ वो ईरानी आबादी, दक्षिण पूर्व एशियाई और अंडमान वंशों का भी मिश्रण उनके जो आनुवांशिक संरचना है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इसीलिए बोला है कि उनकी आनुवांशिक संरचना जो है विभिन्न वंशों का मिश्रण थी, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय वंश थे उनका भी वहाँ पर आनुवांशिकी संबंध देखने को मिलता है। दूसरा जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ईरानी आबादी और दक्षिण पूर्व एशियाई और अंडमानी जो वंशों का मिश्रण मिलता है, इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका जो व्यापार था वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक था। और जब कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सांस्कृतिक का भी थोड़ा बहुत आदान प्रदान होता है, क्योंकि भारत में जो बाहर से लोग आए उनकी संस्कृति, उन्होंने हमारी संस्कृति में से कुछ चीज़ें अपनाई और उनकी संस्कृति में से कुछ चीज़ें भारतीयों ने अपनाई। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक हिस्सा थे। और जिन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ है कि जो हड़प्पा के सभ्यता के जो लोग थे उनकी आनुवांशिक जो संरचना थी वो काफ़ी ज़्यादा ही जटिल संरचना है। तीसरा यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो दक्षिण एशिया के जो आबादी है वहाँ पे हड़प्पा
की जो डीएनए है उसमें निरंतरता बनी हुई है, निरंतरता उपस्थित है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो तक हड़प्पा का जो डीएनए है, हड़प्पा वासियों के जो डीएनए हैं वो अब तक चलते आ रहे हैं। और इसीलिए हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि दक्षिण एशिया की जो अधिकांश आबादी है उन्हें हड़प्पा वासियों का जो है वंशज माना जा रहा है। और यही कि आर्यों के बड़े पैमाने पर जो प्रवास के बारे में पिछले सिद्धांतों को जो है यहाँ पर चुनौती दी गई है। इस पे जो शोध किया गया उसमें कौन कौन से जो विद्यालय थे वो शामिल थे या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल थी, तो शोध डेक्कन कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे की, और साथ ही साथ सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद और द हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज, इन सब के सहयोग से जो है ये शोध किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं जीन का प्रसार के बारे में। अब देखिए जो भी है हमारा जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, जीन का प्रसार होता है, यानी कि जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, वही जो है आनुवंशिक गुण लेके जाता है। अब यहाँ जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं या दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें आने वाले, वहाँ से जो भी लोग भारत में आते हैं उनका साथ क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारा समाज के साथ, समाज में जो सामाजिक आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है आनुवंशिक संबंध भी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। आनुवंशिक विविधता जो है यहाँ के लोगों में देखी गई। उसमें है क्या कि स्थानीय वंशों के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इन स्थानीय वंशों के साथ साथ ईरानी और ईरानी आबादी के साथ ये लोग मिले हुए थे। अब इससे पता क्या चलता है कि जो प्राचीन आबादी थी हमारी, यानी कि प्राचीन जो सभ्यता के लोग थे वो अलग थलग नहीं थे। जैसे हम लोग सोचते हैं कि वो अलग थलग रहते थे, जी नहीं, वो क्या करते थे, वो बल्कि वो जो है शताब्दियों तक विभिन्न समूहों के साथ एक परस्पर क्रिया करके रहते थे, यानी कि वो एक मिश्रित अवस्था में रहते थे। वहाँ पे अलग अलग जो है वंशों के लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो समझने वाला है। यहाँ पर बोल रहा है आपको कि किसी भी स्तर पर भारतीयों के आनुवंशिक इतिहास को बंद नहीं किया गया या तोड़ा गया। मतलब कि जो हमारा डीएनए के, ये आपको बता रहा है हमारे डीएनए से, कि डीएनए जो हमारा हड़प्पा सभ्यता से चलता आ रहा है वो निरंतर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में निरंतरता के साथ जो है ट्रांसफ़र होता जा रहा है। वहाँ पे कहीं पे भी ये निरंतरता टूटी नहीं है। तभी तो हमें ये पता चल रहा है कि जो हड़प्पा वासी थे 10,000 ईसा पूर्व भी यहाँ पर निवास कर रहे थे, और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि हमारे जो दक्षिण एशिया के लोग हैं, अधिकांश वहाँ की जो आबादी है वो इन्हीं की जो है वंशज है। तो ये चीज़ आपको समझ में आए। अब देखो वो ये आपको क्या बता रहा है, एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे जैसे हड़प्पा वासी ईरान की तरफ जाएंगे या किसी और देश में जाएंगे, एशिया की ओर बढ़ने लगेंगे, तो क्या होगा कि वो अपने जीन वहाँ के क्षेत्रों में भी फैलाने लगेंगे, मतलब कि वहाँ पर भी उनके वंश जो है फैलने लगेंगे। अब ये तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि अभी ये चर्चा में क्यों है, क्या चीज़ें हो रही हैं राखी गढ़ी में। अब मेन पढ़ते हैं हम राखी गढ़ी के बारे में कि राखी गढ़ी है क्या। राखी गढ़ी एक स्थल है जिसकी खुदाई सबसे पहले जो है 1997 से 2000 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निर्देशक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने इसकी जो है खुदाई सबसे पहले की थी। ये है कहाँ पे, ये राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। ये जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जो अभी जो है विलुप्त हो चुकी है। ये जो है घग्गर और हकरा नदी के मैदानों में जो है स्थित है। ये जो है राखी गढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा है, और ऐसा माना जाता है मोहनजोदड़ो के बाद यह सिंधु घाटी का सबसे बड़े स्थलों में से एक है, या कहें तो ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। कांस्य युग के जो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने और सबसे बड़े शहरों में से भी इसे एक माना जाता है। अगर बात करें हम भारतीय उपमहाद्वीप की, तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी 5 बसावट यहाँ पर हैं उनमें से ये एक है। और यहाँ पर अभी हुआ क्या था, मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर खुदाई की गई अभी हाल ही में, तो यहाँ पर जो है बड़े बड़े कब्रगाह मिले। उनमें क्या मिला, उनमें कुछ मानव के कंकाल मिले और उनके साथ साथ जो है कुछ जानवरों के भी यहाँ पर कंकाल मिले, और उन्हीं कंकाल के डीएनए के अवशेष से हमने ये सारी जानकारी हासिल करी है। और इसको हमें बताया किसने है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, मुद्रित त्रिवेदी ने बताया है। इसको निष्कर्ष के बारे में किसने बताया है, मुद्रित त्रिवेदी ने। ये नाम आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए आज की वीडियो से प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछ रहा है।
तो राखी गढ़ी किस नदी के मैदान में स्थित है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, घग्गर, हरका, घग्गर सतलुज, घग्गर यमुना और सरस्वती। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर होगा क्या। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।